दोस्तों 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपके 15 से 20 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। हाँ, आपने सही सुना। जो भी बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनकी आने वाले दिनों में परीक्षा है समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी की, यानी कि उनका सब्जेक्ट अगर सोशोलॉजी समाजशास्त्र है तब उनको इस वीडियो से 15 से 20 नंबर कन्फर्म मैं करा दूंगा। ये मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूँ। तो कुल मिला के मामला आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वही सारे अपडेट और वही सारे क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा होते हैं आने के चांस। तो दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो सारे नए शिक्षा नीति पे आधारित हैं और 100% आपकी परीक्षा में सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जिन भी यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों की, जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। ठीक है, बढ़ेंगे हम पहले क्वेश्चन की ओर और मैं आपको वही सारे क्वेश्चन बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, पहले वीडियो पूरी ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या संरचना, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जनसंख्या संरचना के बारे में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या की आयु संरचना, जिससे हमें उत्पादक कार्यों में लगी जनसंख्या के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार लिंग संरचना, व्यवसायिक संरचना एवं शिक्षा व साक्षरता जैसे तथ्यों का अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें जनसंख्या के विषय में उसकी विशिष्टताओं का पता चलता है। तो जनसंख्या से जुड़ा, ठीक है, या फिर जनसंख्या संरचना से जुड़ा आपकी परीक्षा जब भी होगी उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में हो सकता है, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कम से कम 400 से 500 शब्दों में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसकी जो हेडलाइन है वो भी आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। और इसका आंसर आपको डिटेल में लॉन्ग में आपके गूगल इंटरनेट पे या फिर आपको अपनी सीरीज में क्वेश्चन बैंक जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब भी आपकी परीक्षा होगी तब क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। मेरे द्वारा बताई गई अगर आपको बात सही नहीं निकलेगी तब आप लोग बताइएगा कि हाँ सर आपने जो बताया वो नहीं आया, लेकिन अगर आया होगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर जो आपने बताया वो आया था परीक्षा में। 100% श्योर है इस क्वेश्चन आने की, लेकिन ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय तीनों में से एक में जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखकों द्वारा भाषा के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, किसके रूप में? मेन होता है भाषा के आधार पे ही लोगों को पहचाना जाता है कि वो किस क्षेत्र के निवासी हैं, बहुलक हैं या अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। उनका मत है कि एक और देश में हिंदी भाषी लोगों की संख्या लगभग 40% है, जबकि कोई भी दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें संबंधित लोगों का प्रतिशत 8.25 से, ठीक है, 8.25 से अधिक हो। इस आधार पर हिंदी भाषी बहुसंख्यक है, जबकि अन्य भाषाओं से संबंधित समुदाय अल्पसंख्यक हैं। यदि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर भारत में हिंदी की प्रधानता है, जबकि दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और, ठीक है, मलयालम भाषा प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो उत्तर भारत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी की प्रधानता है, लेकिन वही दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर तेलुगु, तमिल, ठीक है, कन्नड़ और मलयालम भाषा प्रचलित है। पूर्वी भारत की प्रमुख भाषाएं बंगाली, असमी और उड़िया है, जबकि पश्चिम भारत में गुजराती और मराठी भाषाओं की प्रधानता है। अब आपको इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चनों का आंसर मिला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तर पूर्वी में कौन सी बोली जाती है
और आपकी पश्चिम में कौन सी बोली जाती है और दक्षिण में कौन सी बोली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से जानकारी हुई, इस क्वेश्चन से जानकारी हुई, तो आपको काफ़ी मददगार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस भी क्वेश्चन के आपकी परीक्षा में हाई चांस है आने के, लेकिन ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए इसको हम 90% की गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। ओके, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लेकिन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि जो ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा, जिसका 100% आना है, वो हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने लिखा है कि सांस्कृतिकरण का, ठीक है, वह प्रक्रिया है सांस्कृतिकरण जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या अन्य जात अपने से उच्च किसी जाति और प्रायः द्विज जातियों के समान ही अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारों और जीवन शैलियों को बदलने लगती है। इस तरह जातिगत ठीक है संस्करण में अपनी परंपरागत स्थिति की अपेक्षा एक उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आज बहुत सी निम्न, ठीक है, जातियाँ सामाजिक और धार्मिक जीवन में वे सभी ठीक है व्यवहार करने लगती हैं जो पहले केवल उच्च जातियों द्वारा किए जाते थे। जिन्हें उदाहरण करना, शाकाहारी भोजन, सोने चांदी के आभूषण पहनना तथा कर्मकांडों का पालन करना, इसी तरह के व्यवहार हैं। इन व्यवहारों के द्वारा ही जातियों, ठीक है, जातियाँ अपने आप को पहले से अधिक पवित्र दिखाकर अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। तो सांस्कृतिकरण का मतलब कल्चर, रीति रिवाज, उससे जुड़ा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, वो चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे विस्तृत उत्तरीय में आए। तो इस क्वेश्चन का डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पक्का आएगा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दलितों के कल्याण हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। तो आंसर में लिखना है कि क्या सुझाव हो सकते हैं। दलित जातियों का वास्तविक सुधार तभी हो सकता है जब व्यवहारिक योजनाएं बनाकर उन्हें ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। दलितों के विकास पर विभिन्न पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जाए, यानी कि दलितों के लिए काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए, धनराशि की खर्चा किया जाए, यानी कि पैसों का, ठीक है। लेकिन व्यय की तुलना में, ठीक है, लेकिन व्यय की तुलना में इनसे मिलने वाला लाभ बहुत कम है। इस दशा में दलित जातियों के कल्याण के लिए कुछ मुख्य सुझाव निम्नवत हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पे है जो कि आपको ध्यान देना है। पहला है आरक्षण का, ठीक है, विकेंद्रीकरण। दूसरा है अत्याचारों से रक्षा करना। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। रोजगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, रोजगार और व्यवहारिक बनाना चाहिए। जाति विरोधी राजनीति, ठीक है, सफाई के अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समुचित आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाओं को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो आदि ये सारे सुझाव हैं जो कि दलित जो हैं, ठीक है, ठीक है, दलित वर्ग के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए ये मुख्य सुझाव हैं। अगर उनको ये सारी सुविधाएं जो सुझाव दिए गए इन पे परिपूर्ण होते हैं तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा दलितों के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय और उसको सुधारने के सुझाव। इस भी क्वेश्चन के आपकी परीक्षा में 95% चांस हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। दलित से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा ज़रूर जाएगा, वो चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे विस्तृत उत्तरीय में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण के स्वरूप बताइए। तो राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में लिखना आप लोगों को। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का 2 स्वरूप परिलक्षित होता है। एक स्वरूप वह है जो एक रूपता पर आधारित है, अर्थात भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा पूजा पाठ का ढंग राष्ट्रीय एकीकरण का दूसरा स्वरूप है। ऊपरी तौर से दिखने वाली विविधता के बाद ही आंतरिक रूप से एकता का होना। उदाहरण स्वरूप देश में रहने वाले लोगों की भाषा, बोली, रहन सहन अलग हो सकते हैं, फिर भी सभी राष्ट्रीय हितों के संबंध में समान दृष्टि कोण होता है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता आदि के संबंध में प्रत्येक भारतीय
समान सोच व विचार रखता है। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ 300 से अधिक भाषाएं एवं बोलियाँ बोली जाती है। भारत में विश्व के सभी प्रमुख धर्म हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी की अनुयायी यहाँ मिलेंगी। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की एक मूलभूत विशेषता है। तो इस भी क्वेश्चन की आपकी परीक्षा में आने के 98% है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ बताइए। तो राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप या राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, इनमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। कुल मिला के एकीकरण से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके कम से कम 5 से 8 नंबर, अगर विस्तृत उत्तरीय में आ गया तो 15 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाई चांस है इस क्वेश्चन के आने की। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता भारत की एक सबसे जटिल समस्या है। भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच असमंजस की समस्या के कारण ही सांप्रदायिकता का उदय हुआ। यहाँ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के अस्तित्व के कारण समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव का जन्म हुआ और उनके स्थान पर दंगे भी होते रहते हैं। सांप्रदायिकता का तात्पर्य केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच होने वाले संघर्ष से नहीं, अपितु हिंदुओं में भी बेसड़ों के मध्य तथा मुसलमानों में शिया और सुन्नी के बीच जो काफ़ी विवाद चलता रहता है, उसका भी मुख्य कारण है, ठीक है। तो कुल मिला के सांप्रदायिकता भारत का एक बहुत बड़ा जटिल समस्या है, बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को समझाना है। तो आई होप आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर अपने गूगल पे, आप इंटरनेट पे या सीरीज़ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताए हैं, वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन और आपके हित के लिए बहुत ही बड़ी थी, ठीक है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपको परीक्षा में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा यानी हाई चांस होंगे आने की। तो आप लोग अपने कोर्स का नाम यानी कि अपने सब्जेक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा। हम आपको मिलेंगे और नई वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।